राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बमनौली गढ़वार बलिया। आज के क्लास में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आज टॉपिक है अवधान एवं रुचि। तो ये अवधान एवं रुचि, अवधान क्या है और रुचि क्या है, इन दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे चेतना। चेतना मानव में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। चेतना के माध्यम से ही वह अनेक प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है और चेतना में ही रुचि एवं अवधान का विशेष योगदान है। यानी चेतना में रुचि एवं अवधान का विशेष योगदान है। अब मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग अवधान एवं रुचि इन दोनों को अलग अलग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवधान क्या है या अवधान किसे कहते हैं। तो अवधान के विषय में श्री पीडी पाठक ने बताया कि चेतना के किसी वस्तु पर केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। श्री बीएन झा ने बताया कि किसी विचार या संस्कार को चेतना में स्थिर करने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। श्री सुरेश भटनागर ने बताया कि अवधान वह शब्द है जिससे हमारे अनुभवों को केंद्र में ज्ञानेंद्रिय चयन की कुछ प्रक्रियाएं निहित होती है। डम्बिन ने बताया कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण, ये क्या है? अवधान। यानी दूसरे शब्दों में अवधान को सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं ध्यान। यानी जैसे आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने परीक्षा कराई। तो परीक्षा कराई तो उसमें उसने एक पक्षी का जो है काल्पनिक पक्षी को बना करके किसी पेड़ पर रख दिया और कहा कि इस पेड़ पक्षी की आंख में तीर मारना है। और उन्होंने प्रत्येक शिष्यों को अपने बुला बुला करके पूछा, दुर्योधन से पूछा कि बताओ, लो भाई धनुष वगैरह लेकर के वो तैयार हो गया संधान करने के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि दुर्योधन बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे पक्षी भी दिखाई दे रही है, पेड़ पौधा भी दिखाई दे रही है, आप भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे भाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहे कि रख दो, तुम जो है लक्ष्य भेद नहीं कर पाओगे। इसी तरह से युधिष्ठिर को बुलाए, भीम को बुलाए, दुशासन को बुलाए और सबसे एक ही प्रश्न किए और सबने इसी प्रकार का उत्तर दिया। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन तुमको भी इसमें आंख में भेद करना है, बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है। उससे भी यही प्रश्न। उसने कहा कि गुरुजी मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, बाकिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहा तुम अब लक्ष्य को भेद करो, तुम ही कर लोगे। यानी जो भी कार्य को करना है हमको, तो उस कार्य को करने के लिए उसी पर हमारे ध्यान को, हमारे उसके केंद्र पर हमारे ध्यान को स्थिर कर देना, ये क्या है? अवधान है। और जब तक आपके पास अवधान नहीं होगा आप लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। इसलिए अवधान का सीधा सीधा अर्थ है, अगर आपको पढ़ने को कहा गया है तो आपको ध्यान जो है पूर्ण रूप से आपका अवधान जो है पढ़ने पर होना चाहिए। ये नहीं कि बगल में बाजा बज रहा है तो आपका अवधान वहां भी चला जाए, बगल में हर कीर्तन हो रहा है वहां भी चला जाए और किताब खोले हो, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। ये अवधान नहीं है। अवधान का मतलब अपने ध्यान को केंद्रित कर देना। अब जो है अवधान की विशेषताएं,
तो अवधान की विशेषताएं जो है, सबसे पहली विशेषता है मानसिक सक्रियता। बालक का ध्यान बाह्य उत्तेजनाओं से हटाकर किसी एक ओर केंद्रित करना तथा उद्दीपन करना ही मानसिक सक्रियता मानी जाती है। जैसे हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं और कई तरह की बातें आती हैं, उनको निकाल करके, उनको हटा करके और ध्यान को एक जगह केंद्रित कर देना, वह क्या है? मानसिक सक्रियता है। दूसरा जो है वो है अवधान का चयन। अवधान हमेशा किसी खास तत्व या प्रधान तत्व पर ही केंद्रित होता है। बालक अपने रुचि एवं मनोवृत्ति के आधार पर ही अवधान का चयन करता है। जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको पढ़ने में मन लगता है, कुछ बच्चों को खेलने में मन लगता है, कुछ बच्चों को गीत गाने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को चित्र देखने में अच्छा लगता है। यानी सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो आपको उसके अवधान का चयन करना है कि इसका ध्यान किधर है। अगर खेलने में है तो खेलने की बात करेंगे वो, तो उस पर उसका ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रति उसकी धारणा है। तो इसके अवधान का चयन करके भी शिक्षण कार्य करना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो है परिवर्तनशीलता। अवधान में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। बालक किसी भी वस्तु की ओर अपना ध्यान थोड़े ही समय तक लगा सकता है, परंतु परीक्षा क्रीड़ा में सतत अवधान बनाए रखता है। उसके बाद है संकीर्ण विस्तार। अवधान का विस्तार प्रायः संकुचित पाया जाता है और यह अपना कार्य पूर्ण करके दूसरी ओर ध्यान को परिवर्तित कर देता है। पांचवी चीज है गतिशीलता। अवधान में स्थिरता नहीं होती है, वह क्षणिक कार्य होते दूसरी ओर गतिशील हो जाता है। यानी अवधान करना आसान बात नहीं है। एक कार्य को करते ही दूसरे कार्य पर ध्यान को चला जाना, यह क्या है? अवधान की गतिशीलता है। यानी यह अवधान आपका गतिशील होता है। अगला जो है तत्परता। यानी तत्परता को अवधान की आवश्यक क्रिया माना जाता है। वुडवर्थ ने बताया कि यह प्रारंभिक तत्परता अथवा तैयारी ध्यान में आवश्यक प्रक्रिया है। उसके पश्चात जो है आता है अवधान की दशाएं। अवधान की दशा जो है, पहली दशा जो है वो है बाह्य दशा। बाह्य दशा मतलब बाहरी दशा। तो उसमें भी यही है गति। अवधान स्थिर की अपेक्षा गतिशील वस्तुओं पर अधिक आकर्षित होता है। यानी अवधान में क्या है? गति है। कोई स्थिर वस्तु पर ध्यान करने को कहें तो जल्दी वहां ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कोई गतिशील वस्तु है तो उस पर अवधान जो है जल्दी से हो जाता है। दूसरा जो है वो है अवधि। अवधि का मतलब होता है समय। यानी वस्तु को जितना अधिक देखेंगे अवधान उतना अधिक होगा। इसलिए श्यामपट्ट के सहयोग से अवधान किया जाता है। यानी जो बात हम बता रहे हैं और उसी बात को अगर हम श्यामपट्ट पर दिखा रहे हैं तो इससे क्या होगा? आपका अवधान बढ़ेगा, उसकी अवधि अच्छी होगी। उसके बाद से जो है अवधान के लिए प्रकृति, यानी मानव या बालक अपनी प्रकृति के अनुसार वस्तुओं की ओर अवधान देता है। प्रकृति का मतलब कि उसमें का मन किसमें लग रहा है, और जिसमें मन लगेगा उस प्रकार का क्रियाकलाप सामने आएगा तो उस पर ज्यादा उसका अवधान होगा। ये बच्चे की प्रकृति को जानने के बाद यह निश्चित किया जाता है। अगला जो है स्थिति। किसी भी वस्तु को प्रतिदिन देखते हैं, परंतु किसी विशेष स्थिति में परिवर्तन होता है तो कोई हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। तीव्रता। जो वस्तु जितनी अधिक तीव्र होगी
ध्यान उस ओर स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तीव्र का मतलब जैसे हम लोग अभी क्लास में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी कोई तुरंत बाहर हल्ला किया, आवाज किया, तो वह आवाज जब ही यहां गूंजेगी हमारा अवधान उधर हो जाएगा, ध्यान उधर चला जाएगा। तो यह तीव्रता है। अगला है विषमता। और सुंदरों में सुंदर को देखकर ध्यान अनायास ही स्वाभाविक रूप से सुंदर की ओर क्या है, खींचता है। नवीनता, किसी भी नवीन वस्तु की ओर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। अगला है आकार, यानी छोटी वस्तु से विशाल वस्तु की ओर ध्यान देने की एक सहज प्रवृत्ति मानव में है। जैसे अगर रास्ते में चींटी है उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन गजराज अर्थात हाथी, अगर हाथी दिखाई दे तो अनायास ही आपका अवधान उधर चला जाता है और आप बोलने लगते हैं हाथी हाथी हाथी। यानी छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी चीजों पर आपका अवधान जल्दी से होता है। इसीलिए देखिए, छोटे बच्चों को जब क्लास में लिखवाया जाता है या पढ़ाने की जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो जो भी अक्षर बनाते हैं उसको बड़ा बनाते हैं। अगर छोटा अक्षर कर देंगे बच्चे के लिए ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि छोटी चीजों पर उसका अवधान नहीं बनेगा, और बड़ा होगा तो उस पर अवधान बनेगा। इसलिए बड़ा बड़ा पहले लिखा जाता है और बच्चे को बड़ा लिखने को ही सिखाया जाता है। उसके पश्चात जो है परिवर्तन। मानव की प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है, उसका ध्यान भी परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद है पुनरावृत्ति। आवृत्ति अवधान को केंद्रित करती है। जिस बात को अध्यापक आवृत्तियों पुनरावृत्ति द्वारा प्रस्तुत करता है, बालक उसकी ओर ध्यान देते हैं। उसके बाद से अवधान का ये बाह्य दशा है और उसके बाद अवधान की आंतरिक दशाएं। तो अवधान के आंतरिक दशाओं में रुचि, इसको श्री भाटिया ने बताया कि व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, और जिनमें हमें रुचि नहीं होती है हम उस ओर ध्यान नहीं। यानी जिस चीज में हमारा मन लगेगा हम उधर ही अवधान को स्थिर करेंगे। ये हमारी आंतरिक दशाएं हैं। दूसरा जो है वो है ज्ञान। तो ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, यानी ज्ञान को मानव का तीसरा नेत्र कहा गया है। पूर्वानुभवों के आधार पर मानव किसी ज्ञान को या अपेक्षित ज्ञान को सुगमता से ग्रहण करता है। आदत अवधान में सहायक है। बालक आदत के अनुसार कार्य करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसमें प्रवृत्त होता है। उसके बाद जिज्ञासा। बालक के जिस विषय में रुचि होती है तो वह जिज्ञासा पूर्वक उस बात को या उस विषय को जानना चाहता है। बालक की जिज्ञासा कब होगी? जैसे बालक के जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में रुचि है और वह सब्जेक्ट उसके सामने आएगा तो बालक प्रश्न भी करेगा, पूछेगा भी और जानने का ज्यादा प्रयास करेगा, वो उसमें जिज्ञासा उसकी बढ़ेगी। अगला जो है वो है प्रशिक्षण। मानव का ध्यान उस ओर केंद्रित होता है जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होता है। उसके पश्चात से है वंशानुक्रम। अवधान की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का विशेष महत्व है। जिस प्रवृत्ति की वृत्ति परिवार की होगी, बालक भी उसी की ओर अवधान देता है। उसके बाद है आवश्यकता। मानव या बालक तत्कालिक या अस्थायी आवश्यकता अनुसार अवधान के कार्य विशेष में केंद्रित करता है। अब जो है अवधान के प्रकार, तो अवधान के जो है 7 प्रकार हैं। पहला जो है वो है ऐच्छिक अवधान, दूसरा है अनैच्छिक अवधान,
तीसरा है अन्य भी प्रेत अवधान, चौथा अर्जित अवधान, पांचवा तात्कालिक अवधान, छठवां मूर्त अवधान और सातवां अमूर्त अवधान। अवधान एवं शिक्षा क्या है? यानी विषय का अध्यापन यथा समय करना चाहिए, विषय को परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाए, इससे आपको अवधान होगा। यानी एक ही विषय पर बार बार अगर आप चर्चा करते हैं तो वह विषय जो है क्या होता है, उबाऊ हो जाता है और बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं, उनका अवधान नहीं होता है। इसीलिए क्लास में जो है आपके कक्षाओं में घंटी बनाई जाती है कि ये पहली घंटी है, ये दूसरी घंटी है, तीसरी घंटी, यानी क्या किया जाता है, विषय को परिवर्तित कर दिया जाता है कि अभी जो है मनोविज्ञान पढ़े हो तो चलो उसमें शिक्षा शास्त्र पढ़ लो, उसमें जो है अगले में जो है शिक्षण की विधि पढ़ लो, यानी विषय को परिवर्तित कर देना। इससे आपका अवधान बढ़ता है। कक्षा का वातावरण शांत होना चाहिए, विषय या पाठ की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए, विषय को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया एवं विधियों को परिवर्तित करना चाहिए, शिक्षण सामग्री का समुचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का समुचित उपयोग होना चाहिए, बालक की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए, बालक को क्रमबद्ध एवं विभागशः शिक्षा देनी चाहिए। उसके पश्चात है रुचि। तो रुचि जो है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमारे विभिन्न शिक्षाविदों ने अपना अपना विचार दिया है, जिसमें श्री भाटिया ने रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि उनसे हमारा क्या होता है, संबंध होता है। जिस वस्तु से हमारा संबंध होता है उसमें हमारी रुचि क्या होती है, अधिक होती है। तो रुचि का एक अर्थ यह है कि हमारी रुचि उसमें होती है जिससे हमारा संबंध होता है। उसके पश्चात श्री राम बाबू गुप्त ने बताया कि रुचि वह मानसिक व्यवस्था है जिसके कारण हमें कोई वस्तु अच्छी या बुरी लगती है। अब जो है रुचि के प्रकार, रुचि के दो भागों में बांटा गया है। एक तो है जन्मजात रुचि, यानी जन्म के समय की रुचि है, और एक जो है वो है अर्जित रुचि, यानी जिसको हम कमा करके वो पैदा किए हैं रुचि, तो वो अर्जित रुचि है। जन्मजात रुचि के विषय में श्री राम बाबू गुप्ते ने बताया कि जो रुचि मूल प्रवृत्तियों एवं जन्मजात प्रेरकों के कारण व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति होती है उसे जन्मजात रुचि कहते हैं। अर्जित रुचि यानी जिस रुचि को किसी दशा या अवस्था के कारण या किसी विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होती है, उसे अर्जित रुचि कहते हैं। अब जो है अवधान एवं रुचि में संबंध, तो प्रथम मत है अवधान जो है रुचि पर आधारित। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों की यह अवधारणा है कि अवधान का आधार क्या है, रुचि ही है। दूसरा मत है रुचि पर अवधान आधारित। इस मत के समर्थक यह अवधारणा रखते हैं कि रुचि पर अवधान आधारित माना जाता है, यानी किसी ने यह माना कि अवधान का आधार क्या है, रुचि है, और किसी ने यह माना कि रुचि पर ही अवधान आधारित है। और तीसरा मत जो है, इस मत के मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार रुचि एवं अवधान में अन्यानुआश्रित संबंध है, यानी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक। तो तीन मत आए हमारे अवधान और रुचि में। पहला मत तो ये आया कि अवधान का आधार क्या है, रुचि है। दूसरा मत ये कहता है कि रुचि पर ही अवधान आधारित है, और तीसरा मत ये कहता है
कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक। जब तक ये दोनों समाहित नहीं होंगे किसी क्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता। अगला जो है रुचि एवं शिक्षा। तो रुचि एवं शिक्षा, रुचि का जो है शिक्षा में ये महत्व है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित होना, व्यवस्थित एवं समुचित शिक्षा विधि का प्रयोग, समय सारणी की समुचित व्यवस्था, विकर्षण से बचत, छात्रों की व्यक्तिगत सहायता या उनका सहयोग, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वातावरण का व्यवस्थित एवं शांत होना, व्यवहारिक पक्ष व्यवस्थित होना, बालकों के व्यक्तिक भिन्नता का अवधान, समुचित शिक्षण विधियों का उपयोग, आवश्यकता अनुसार विषय परिवर्तन, आदर्श की उपस्थिति, अर्जित रुचियों का स्वाभाविक रूप देना इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो जो हमारा टॉपिक था अवधान एवं रुचि, तो यह अवधान और रुचि पर जो हमने बात बताया, इसी पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके सामने अभी दिखाई देंगे और इन प्रश्नों का उत्तर उसी में छुपा हुआ है और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि अवधान का अर्थ क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु को नजरअंदाज करना, किसी विशेष वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान को अनदेखा करना, किसी चीज में रुचि न लेना, ये 4 चीजें दी हुई है। तो इसमें विकल्प बी जो है वही सही है, किसी विशेष वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, यही क्या है, अवधान का अर्थ। दूसरा है, अवधान को चेतना में किसी विचार या संस्कार को स्थित करने की प्रक्रिया किसने कहा। तो इसको श्री बी.एन. झा ने कहा। इसमें 4 लोगों का नाम है, विकल्प बी सही है। तीसरा है, अवधान की वह विशेषता क्या है जो इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित करता है। तो ये है परिवर्तनशीलता, यानी विकल्प बी सही है। चौथा है, अवधान हमेशा केंद्रित होता है तो कई तत्वों पर, अप्रासंगिक चीजों पर, प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्वों पर, पृष्ठभूमि के तत्वों पर। तो ये जो है विकल्प सी सही है, प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्वों पर अवधान जो है हमेशा केंद्रित होता है। अगला है, अवधान के लिए एक मुख्य आंतरिक दशा क्या है। नवीनता है, गति है, रुचि है, पुनरावृत्ति है। इसमें भी सी सही है, रुचि, यानी जिसमें आपकी रुचि होगी उस पर अत्यधिक अवधान होगा। अगला है, अवधान के बाहरी दशा में आकार का मतलब क्या है, यानी छोटे आकार की ओर ध्यान जाना, बड़े आकार की ओर ध्यान जाना, आकार का ध्यान न देना, आकार को, यानी विकल्प बी, बड़े आकार की ओर ध्यान ज्यादा जाता है, उस पर अवधान ज्यादा है। अगला जो है वो 7वां है, कौन सा अवधान बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होता है। तो वो है ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान, तत्काल अवधान, अमूर्त अवधान। तो अनैच्छिक अवधान ये बिना किसी प्रयास का उत्पन्न हो जाता है। आप किसी चीज की इच्छा नहीं किए हैं और वो भी आप उधर भी ध्यान चला गया, तो ये क्या है, अनैच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान को किसकी आवश्यकता होती है, यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति, जानने की जिज्ञासा, जानबूझकर प्रयास, यानी ऐच्छिक अवधान जो है वह जानबूझ करके प्रयास, विकल्प सी। अगला है, अवधान में पुनरावृत्ति का प्रभाव क्या है। तो अवधान में पुनरावृत्ति करने से ध्यान को मजबूती से केंद्रित करना, यानी विकल्प सी सही है। अगला है, डॉक्टर शालिग्राम भट्टाचार्य के अनुसार अवधान का केंद्र किस पर निर्भर करता है। तो वह जो है लक्ष्य पर, यानी आपका लक्ष्य जब निर्धारित होगा तब अवधान आपका उस पर होगा।
अगला प्रश्न है रुचि का मूल अर्थ क्या है? तो रुचि का मूल अर्थ जो है किसी कार्य विशेष की ओर झुकाव, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है जन्मजात रुचि का क्या अर्थ है? यानी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न रुचि, ये क्या है? जन्मजात रुचि है, यानी विकल्प भी सही है। अगला जो है वह रुचि जो विशेष परिस्थितियों या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी विशेष परिस्थिति या प्रशिक्षण से जो प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमको रुचि उत्पन्न होती है उसे हम प्राप्त रुचि कहते हैं, यानी विकल्प भी सही है। अगला है किसने कहा कि रुचि एक मानसिक स्थिति है जहां कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है? तो यह बात श्री राम बाबू गुप्त ने कहा था, ये पीछे हमने अभी बताया है। अगला जो है अवधान और रुचि के बीच सबसे अच्छा संबंध क्या है? तो अवधान और रुचि के बीच अच्छा संबंध यही है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है अवधान बनाए रखने के लिए शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण सामग्री आपकी संगठित और व्यवस्थित होनी चाहिए, विकल्प भी सही है। छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि कैसे विकसित की जा सकती है? तो रुचि तभी विकसित की जा सकती है जब उस विषय को रोचक और प्रासंगिक तरीके से प्रस्तुत किया जाए, यानी विकल्प भी सही है। अगला है कक्षा का कैसा वातावरण ध्यान बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है? तो वो है संगठित और आकर्षक वातावरण होगा तो वह ध्यान ज्यादा लगेगा। अगला जो है वो है दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? यानी यह ध्यान और रुचि को बढ़ाने के लिए होता है। कोई भी शिक्षण सामग्री का या दृश्य सामग्री का हम क्लास में उपयोग करते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपके ध्यान आकर्षित हो और रुचि बढ़े। अगला प्रश्न है ध्यान बनाए रखने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो वो है परस्पर संवाद और विविध विधि अपनाओ। संवाद की विधि यानी हम प्रश्न पूछे आप उत्तर दो, आप प्रश्न करो मैं उत्तर दूं, ये परस्पर संवाद। अगला है जिज्ञासा ध्यान को कैसे मदद करती है? तो व्यक्ति को और अधिक जानने के लिए यह क्या करती है? प्रेरित करती है। जिस विषय में आपकी जिज्ञासा होगी और वह चीज आपके सामने आएगा तो आप उसको और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। अगला है अवधान के बाहरी दशा में नवीनता का क्या अर्थ है? तो वो है आपका नई चीजों का परिचय, यानी नई चीजों का परिचय, विकल्प भी सही है। अगला है शिक्षा में अवकाश का उपयोग किसे बढ़ावा देता है? तो वो है उत्पादक, यानी इसमें भी सही है, उत्पादक और रचनात्मक सीखने। अगला जो है अंतिम सवाल आपका अवधान की किस आंतरिक दशा में पारिवारिक प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है? तो सीधा सीधा है वंशानुक्रम, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वंशानुक्रम दिया है, तो पारिवारिक प्रवृत्तियां जो है वंशानुक्रम में ही प्रभावित होती है। इस तरह से कुछ प्रश्न जो आपके सामने रखा गया, यह प्रश्न अक्सर आपके परीक्षाओं में आते हैं और इसी का उत्तर आपको देना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा और जो भी चीज़ें इसमें बताई गई होगी वह आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आप बेशक इसका प्रश्न कर सकते हैं और इसका उत्तर आपको
मिल जाएगा। धन्यवाद। जिनको प्रश्न करना है करें।